in direct proportion. तो मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ वी हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फॉर दैट रीजन अब मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ है करंट का भी, या करंट का जो ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड का, एग्जैक्टली वही वाला ग्राफ होगा. इट विल गो लाइक दिस. तो जो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है करंट का एग्जैक्टली वही वाला ग्राफ होगा. तो इट विल गो लाइक दिस. अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फ्लक्स पे. फ्लक्स जो है उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ. फ्लक्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ. एज अ रिजल्ट फ्लक्स का जो ग्राफ बनेगा इट वुड बी एग्जैक्टली सेम जिस तरह का ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड के है. तो जिस तरह का ग्राफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, फ्लक्स का भी उसी तरह का ग्राफ बनेगा. और सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो भी एग्जैक्टली सेम ग्राफ होगा. तो जिस तरह होगा प्राइमरी का फ्लक्स उसी तरह का होगा सेकेंडरी का फ्लक्स. डन? अब विस्तार ठीक हो गया? जी सर. अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. अब इसको यूं चलाते हैं. यहां पे है जी टाइम सेकंड्स में, यहां पे है जी टाइम सेकंड्स में. अब बात यह है कि अगर फ्लक्स का ग्राफ होगा साइन का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का जो ग्राफ है वो फिर होगा कॉस का, और उसका जो नेगेटिव होगा वो होगा नेगेटिव कॉस. उसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा? नेगेटिव कॉस. तो अब डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी का जो ग्राफ है, देखो साइन जो है उसका रेट ऑफ चेंज कॉस हो गया, तो ये हमने बना दिया कॉस. आगे इसी तरह चल रहे हैं, ये भी कॉस हो गया. अच्छा, अब वोल्टेज जो है वो क्या होगी फिर? नेगेटिव कॉस, क्योंकि वो है इक्वल नेगेटिव डेल्टा फाई ओवर डेल्टा. ठीक है बेटा, वोल्टेज है नेगेटिव डेल्टा फाई ओवर डेल्टा. ठीक है वुमेन सर. तो जी ठीक है सर. वोल्टेज का जो ग्राफ बनेगा वो किसका होगा? नेगेटिव कॉस का. अगर आपको फेजेस बताने तो आपको असल में साइन और कॉस के फेज शिफ्ट बताने का मेथड आना चाहिए. तो ये ग्राफ किसका बन गया? नेगेटिव कॉस का. तो फेजेस बताने के लिए आपको साइन और कॉस का जो फेज शिफ्ट है वो बताना आना चाहिए. बच्चों यहां तक कॉपी कर लो, फिर डिस्कस करते हैं. अब उमर सार कॉपी हो गया यहां तक? जी सर. अगर वैसे आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज व्हाट इज द फेज शिफ्ट, व्हाट इज द फेज शिफ्ट बिटवीन, हाँ बेटा जाता हूं पिछले पेज पे. व्हाट इज द फेज शिफ्ट बिटवीन साइन एंड कॉस? साइन और कॉस का आप बताएं फेज शिफ्ट क्या है. बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना. बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज. ले लिया? चलो. अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फेज शिफ्ट बिटवीन साइन एंड कॉस, तो बेटा जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर ये है जी, फर्ज करो ये साइन है, तो कॉस कौन सा होगा? ये हो गया कॉस. तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि साइन और कॉस का आप बताएं फेज शिफ्ट कितना होगा. तो इन दैट केस आपने ये देखना है कि ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस. अब वुमेन सार टाइम के एक्सेस पे जो पीछे होता है वो असल में होता है आगे. ये आपने आई थिंक सीखा होगा A1 में. तो ये जो पॉइंट है फर्ज करें साइन का, मैं इसको A कह देता हूं. कॉस के ग्राफ में ये A पॉइंट कब आ रहा है? अब वुमेन सार इधर आ रहे हैं ना, क्या कहते हो? जी देखो सर.
ए पॉइंट जो है वो वाला पॉइंट है जहां से एक क्रेस्ट शुरू हो रहा है। तो वही वाला पॉइंट अगर कॉस के ग्राफ में देखेंगे तो इसका जो पॉइंट आ रहा है 0 डिग्री पे, इसका वही पॉइंट आ रहा है 270 डिग्रीज पे। तो लीडिंग फिर कौन हुआ? साइन लीडिंग हुआ। साइन इज, जो टाइम के एक्सेस पे पीछे होगा वो लीडिंग होगा, ये बात याद रखना। टाइम के एक्सेस पे जो पीछे होगा वो असल में लीडिंग होगा। साइन इज लीडिंग, साइन इज लीडिंग कॉस बाय 270 डिग्रीज। अगर आप मुझसे पूछें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन के ग्राफ के ऊपर जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो कॉस से 3/4 ऑफ वाइब्रेशन आगे चल रहे होते हैं। ज्यादा आसान जबान में अगर आप मुझसे पूछें, चले मैं आपको बताता हूं। ये जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये कॉस का पॉइंट है और ये साइन का पॉइंट है, ठीक है। अब फर्ज करें अगर आप मुझसे ये पूछें कि ये जो साइन का पॉइंट है इसकी वाइब्रेशन किस तरफ है गिवन इंस्टेंट पे, तो बेटा ये जो साइन का पॉइंट है टाइम के एक्सेस पे हर पॉइंट जो है वो अपनी अगली वेव को फॉलो करता है। जो पॉइंट ए है वो ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं। गिवन इंस्टेंट पे पॉइंट ए किस तरफ वाइब्रेट कर रहा है? ऊपर की तरफ। अब सवाल ये है कि जो दूसरा पॉइंट है कॉस के ग्राफ पे, उसको ए वाली स्टेट अचीव करने के लिए कितना वाइब्रेट करना पड़ेगा? 90 डिग्रीज। बेटा 90 डिग्रीज का मतलब आप समझ लो क्वार्टर वाइब्रेशन, फिर 90 डिग्रीज, फिर 90 डिग्रीज। इसका मतलब होता है 270। अब इंसार आइए समझ, जैसे फर्ज करो ये पॉइंट था, मैंने इसी पॉइंट को इसी पॉइंट से किया है कंपेयर, तो 270 का मतलब होता है, देखने के लिए मैंने क्या मेथड बताया? आइडेंटिकल पॉइंट सर्च करो। लेकिन जब आप कहते हैं कि साइन इज लीडिंग कॉस बाय 270, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि साइन के पॉइंट की जो भी स्टेट है किसी भी जगह पे, कॉस का जो पॉइंट है, ये देखें, ये मैं बना देता हूं कॉस का ग्राफ, इसके नीचे से मैं बना देता हूं साइन का ग्राफ। ये t/2 यहां तक हो रहा है ना, फिर यहां तक, एंड फिर सो ऑन। तो अगर मैं बना देता हूं यहां पे साइन का ग्राफ, ये हो गया, ये हो गया। अब वो जो बात हम कर रहे हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा। बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना साइन के ग्राफ पे, अब इंसान बताओ जरा, ये पॉइंट अगर P है तो P किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? अब इंसान P किधर जा रहा है, नीचे या ऊपर? सर नीचे सर। टाइम के एक्सेस पे हर पॉइंट अपनी फ्यूचर वेव को फॉलो करता है, तो ये नीचे जा रहा है। अब बात यह कि इस पॉइंट को फर्ज करें, इसको मैं Q कहता हूं, Q को P बनने में कितना टाइम लगेगा? तो Q जब इधर पहुंचेगा, अभी तो ये ऊपर जा रहा है, ये P तो नहीं बना ना। जब Q इधर पहुंचेगा तो अभी P तो नहीं बना, तो ये इसकी क्वार्टर वाइब्रेशन हो चुकी है। फिर ये और ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ये इसकी 2/4 वाइब्रेशन हो गई। फिर जब ये वापस पहुंचेगा 90 डिग्रीज के बाद, तो यहां पे पहुंच के ये P की स्टेट ले लेगा। तो Q को P की स्टेट लेने में कितना मूव करना पड़ा है अबू बंसार? Q को P की स्टेट लेने के लिए कितना मूव करना पड़ा है बेटा? सर 270। 270 डिग्रीज। तो साइन जो है वो कॉस को लीड कर रहा है बाई 270 डिग्रीज। तो आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द फेज शिफ्ट बिटवीन साइन एंड कॉस, तो हमने कहा साइन जो है वो कॉस को लीड कर रहा है बाई 270 डिग्रीज। अच्छा, अब अदर वे अराउंड भी देख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉस वाला पॉइंट साइन में ढूंढते हैं, इस पॉइंट को मैं फर्ज करें बी कह देता हूं, ये पॉइंट अब साइन के ग्राफ पे कहां पे आ रहा है? इधर आ रहा है। कहां पे है? 90 डिग्रीज पे। अब जो कॉस का पॉइंट 0 डिग्री पे है वही साइन का पॉइंट 90 डिग्री पे है, तो हम कहेंगे कॉस इज लीडिंग साइन बाई 90 डिग्रीज। और अगर हम कॉस और साइन को एक सर्कल पे ड्रॉ करते हैं जिसको हम फेजर कहते हैं, ये सर्कल होता है जिसकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती है, और इसमें हम पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
कंप्लीट सर्कल इज वन वाइब्रेशन। अब फर्ज करो जी, अगर आप बना देते हैं साइन को इधर, पहला आप अपनी मर्जी से बनाएंगे, साइन कॉज में से किसी एक को जहां मर्जी बना दें, तो जो साइन है वो कॉज को कितने से लीड कर रहा है, 270 से, और कॉज लीड कर रहा है साइन, सॉरी बच्चों, कॉज लीड कर रहा है साइन को बाई 90 डिग्रीज। अब अगर कॉज साइन को लीड कर रहा है बाई 90 डिग्रीज, तो ये देखें कॉज फिर कहां से आ जाएगा, ये यहां पे, तो यहां पे हम बना देंगे कॉज, और ये कितने से लीड कर रहा है, 90 डिग्री से, तो cos is leading sine by 90 degrees and sine is leading cos by 270 degrees। अब उमर सार ये ड्राइंग समझ आ गई? यस सर। तो इस तरह से फेज शिफ्ट बताना आपको आना चाहिए। अब फर्ज करें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप फिल करेंगे। साइन लीड्स नेगेटिव कॉज बाई डैश, और नेगेटिव कॉज लीड्स साइन बाई डैश, और फेजर के ऊपर अगर आपको साइन बना के दे दिया जाए, तो इसको कहते हैं, फर्ज करें ये फिगर 1, रिप्रेजेंट द position represent the position of negative cos on the phasor of figure 1, represent the position of negative cos on the phasor of figure 1। हाँ जी, अब मिनट सार शुरू हो जाओ। बच्चों हो गया? हाँ जी बच्चों, अब इंसार हो गया? जी सर। अच्छा अब देखो, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ नेगेटिव कॉस ऑन द फेजर ऑफ फिगर 1 एंड साइन लीड्स नेगेटिव कॉस लीड्स साइन, दोनों को बना के ही पता चल सकता है ना। ये जी हमने बना दिया फॉर एग्जांपल साइन, और फिर हमने बना दिया एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम होगा। तो ये पहला ग्राफ हमने किसका बना दिया, ये ग्राफ है जी साइन का, और उसके बाद जी ये ग्राफ है जी नेगेटिव कॉस का। साइन और नेगेटिव कॉस। अब अगर हम इनको देखें, साइन लीड्स नेगेटिव कॉस बाई कितने डिग्री से, साइन नेगेटिव कॉस को लीड कर रहा है बाय हाउ मच डिग्रीज, पॉइंट सर्च करते हैं, ये पॉइंट है साइन पे। यार अपने माइक बंद कर लो बच्चों।
अच्छा, अब ये मेरी आवाज रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? अरे देखो, ये पॉइंट है, फर्ज करें जी पी, तो यहां पे ये पॉइंट है पी, तो क्या कहेंगे फिर, लीडिंग कौन है? तो अब सर पी के रिस्पेक्ट से साइन लीडिंग है या कॉस लीडिंग है? सर साइन लीडिंग है सर। बाय कितने डिग्रीज? 90 सर। हाँ, तो साइन लीड्स नेगेटिव कॉस बाय 90 डिग्रीज। और नेगेटिव कॉस अब अगर अदर वे अराउंड देखें, फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक पॉइंट मार्क करते हैं क्यू, ये क्यू पॉइंट इधर यहां पे आ रहा है ना, जब एक 90 होता है, वैसे दूसरा होता ही 270 है, लेकिन अगर आप चेक भी कर लो तो इट्स ऑल राइट। तो क्यू के हिसाब से कॉस लीड कर रहा है, नेगेटिव कॉस, तो नेगेटिव कॉस लीड्स साइन बाय 270 डिग्रीज। ठीक, आसान जबान में अगर आप वाइब्रेशंस के हिसाब से सोचो, तो एक पॉइंट को दूसरा पॉइंट बनने में कितना टाइम लगेगा, ये उसका ग्राफ बता रहे। और अगर हम रेलिवेंट पॉइंट्स को फर्ज करें मैच कर लें, तो लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर करता हूं, ठीक है, अब कितने देर के बाद एक का पॉइंट दूसरा पॉइंट बनेगा? तो हमने ये लिखा है कि साइन लीड्स नेगेटिव कॉस बाय 90। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये 90 डिग्रीज के बाद इसकी पोजीशन ले लेगा, यानी कि कॉस का जो पॉइंट है वो 90 डिग्रीज के बाद साइन के पॉइंट की जगह पे पहुंच जाएगा। असल में हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब फर्ज करें अगर हम साइन के रिस्पेक्ट से कॉस को मार्क करते हैं, नेगेटिव कॉस को, तो नेगेटिव कॉस जो है वो कितने से लीड कर रहा है, बाय 270, और साइन लीड कर रहा है बाय 90। तो अगर मैं साइन से, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, अगर मैं 270 आगे जाता हूं, ये जो मैंने एंगल मार्क किया, दिस इज एंगल 270, तो ये अगर था साइन, तो 270 डिग्रीज के बाद इट वुड बी, हियर विल गेट द नेगेटिव कॉस। अब इंसार यस और नो, यस सर। समझ आ गई बात? हाँ बेटा, मैं दिखा सकता हूँ। तो अब वोल्टेज और करंट का जो फेज शिफ्ट है उस पर बात करते हैं। तो बेटा इस पेज पे देख के बताओ, अगर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं तो वो आपने फिल करने हैं। हमने जो फेजेस आते हैं पेपर में उसकी बात करनी है, और फेजेस की आपको समझ होनी चाहिए। फर्ज करें मैं यूं कहता हूं, आई पी लीड्स वीपी बाय, ये आप फिल करेंगे तो आगे चलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप देखें कि जो करंट का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसका मतलब है ये करंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, देखें वोल्टेज के ग्राफ पे ये कहां पे आ रहा है। तो बेटा ये पॉइंट आ रहा है कितने पे, 90 पे। यस और नो? तो जो करंट का स्टार्टिंग पॉइंट है वो वोल्टेज के ग्राफ पे कितने पे आ रहा है, 90 डिग्रीज पे। तो ये हमने बना दिया। बेटा आती है बात समझ? तो सर क्लियर? जी सर। तो आई पी लीड्स वी पी बाई 90 डिग्रीज, ये पहली बात हो गई। उसके बाद अगली बात पे आते हैं। अगर वाइस वर्सा देखें, फॉर एग्जांपल वीपी लीड्स वीपी लीड्स आई पी बाई हाउ मच। अब सर इसका देखो, इस हिसाब से फिर हम वीपी का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे ना, और वो देखेंगे कि आईपी पे कब आ रहा है। इधर आ रहा है, फर्ज करें ये पॉइंट अगर क्यू है, तो ये कितना बन रहा है फिर, 270 डिग्रीज। तो वीपी लीड्स आईपी बाई 270 डिग्रीज। बच्चों डन या कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब साल डन? जी सर। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए वीपी और वीएस का फेज शिफ्ट कितना है, तो हम कहेंगे वीपी एंड वीएस आर इन फेज।
और आईपी, वीपी और वीएस बिल्कुल इन फेज हैं, एक जैसे होते हैं हमेशा। आईपी लीड्स वीएस, वो सेम होगा, फिर फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो वीपी को लीड करे बाय 270 तो वीएस को भी वो लीड करे बाय 270। तो आईपी लीड्स वीएस बाय 270 और वीएस लीड्स आईपी। ओहो, सर हाँ गलत कर 276। दिया, गलत कर दिया 90। वीएस लीड्स आईपी, यही आप कह रही थी ना, मैंने गलत कर दिया था बेटा, जी 270। यानी कि जो वीएस के फेजेस हैं वही वीपी के फेजेस हैं, दे रिमेन सेम। और इन फेजेस की आपको समझ होनी चाहिए। साइन और कॉस का फेज शिफ्ट ऐसे ही देखते हैं कि एक का स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं दूसरे पे कहाँ पे आ रहा है। अब सर कॉपी हो गया यहाँ तक बेटा? जी सर। चलो जी, इसके बाद अब आगे चलते हैं। एक सेकंड, के बच्चा कह रहे थे P5 की एग्जाम्पशन लूं या ना लूं, बच्चे का मुझे मैसेज आया हुआ है। ये भी बड़ा मसला है यार। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा अबू सर कॉपी हो गया? जी सर। अच्छा, अब आखिरी चीज लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर, उसके बाद ट्रांसफार्मर खत्म और उसके बाद फिर हम माशाल्लाह नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो एक ट्रांसफार्मर में किस किस तरह के लॉसेस होते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले करंट और वोल्टेज का रिलेशन 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 बिटवीन करंट एंड voltage for an ideal transformer. Relation between current and voltage for an ideal transformer. तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर का करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप होगा, ये है जी डिस्कशन जो हमने करनी है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में करंट और वोल्टेज को हम कैसे रिलेट करेंगे। चलो जी बच्चे शुरू करते हैं। तो इसका जो रिलेशन है मैथमेटिकल वो इस पे बेस्ड है कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर an ideal transformer has 100% efficiency with no losses. An ideal transformer has 100% efficiency with no losses. इसका मतलब ये हुआ कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर का जो इनपुट पावर है वो इक्वल होगा, एक आइडियल ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर और उसका आउटपुट पावर जो है वो इक्वल होगा। तो जितना एक आइडियल ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर होगा उतना ही उसका क्या होगा, आउटपुट पावर। ठीक है अबू सर? जी ठीक है सर। तो अबू सर क्या मैं लिख सकता हूं कि इनपुट पावर इज इक्वल टू प्राइमरी करंट इनटू प्राइमरी वोल्टेज। इनपुट पावर इज इक्वल टू प्राइमरी करंट इनटू प्राइमरी वोल्टेज और आउटपुट पावर को हम लिख देंगे इट इज सेकेंडरी करंट इनटू सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है जी, क्लियर अबू सर? जी सर।
तो इनपुट पावर होगा प्राइमरी करंट इनटू प्राइमरी वोल्टेज और आउटपुट पावर होगा सेकेंडरी करंट इनटू सेकेंडरी वोल्टेज। अच्छा, अब अगर हम देखें इसके आगे क्या होगा, इसके आगे फिर ये बन जाएगा आई पी ओवर आई एस, आई पी ओवर आई एस इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। ये रिलेशन ये बता रहा है और ये रिलेशन हमने पहले से पढ़ा हुआ है। और इस रिलेशन की कंडीशन क्या है अबुवन सर, ये हमेशा अप्लाई होगा या इसकी कोई कंडीशन भी है? अबुवन जी सर सर, ये आइडियल होना चाहिए सर। हाँ, ओनली एप्लीकेबल इफ द ट्रांसफॉर्मर इज ओनली applicable if the transformer is ideal, जो कि रियल लाइफ में जनरली नहीं होते। तो ये रिलेशन सिर्फ तब अप्लाई होगा अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल होगा, अदरवाइज ये रिलेशन अप्लाई नहीं होगा। हाँ, और इस रिलेशन में एक चीज हमें और देखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो हम रिलेट कर रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, एवरेज वैल्यू हैं, कौन सी वैल्यूज हैं? तो बेटा ये जो करंट और वोल्टेज है ये इन फेज तो है नहीं, तो फिर हम मल्टीप्लाई किस चीज को कह रहे हैं? तो असल में हम जो ये रिलेट कर रहे हैं ना, तो इसमें हम ले सकते हैं कि आई पी वी पी आई एस एंड वी एस कैन बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। हमने एसी करंट पढ़ा हुआ है ना, कैन बी आर एम एस वैल्यूज और पीक वैल्यूज, कैन बी आरएमएस वैल्यूज और पीक वैल्यूज। ये आरएमएस वैल्यूज भी हो सकती हैं और पीक वैल्यूज भी हो सकती हैं। हाउएवर they cannot be instantaneous values। अब सर समझ आ गई बात? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो है वो तो फेज ही शिफ्ट हो गया है ना, तो ये इस फार्मूला में आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। तो आई पी आई एस वी एस वी पी ये क्या हो सकती हैं? ये या तो हो सकती हैं आरएमएस वैल्यूज या हो सकती हैं पीक वैल्यूज, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नहीं हो सकती। अब सर कॉपी हो गया यहां तक? जी सर, हो गया सर। इसको मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की है जरूरत या बात समझ आ गई है जो मैंने आखिरी सेंटेंस लिखा है? सर पता नहीं, पूछ लें। शुक्र अल्लाह, मुझे क्लियर है सर। मैंने ये बात कही है ना, देखो जैसे फर्ज करो अगर करंट था प्राइमरी वाला, लेट्स सपोज ये, तो इसके हिसाब से जो सेकेंडरी या प्राइमरी का वोल्टेज बना था वो था, अब ये साइन है तो इसका रेट ऑफ चेंज कॉस होगा तो वो नेगेटिव कॉस बना था। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम रेलिवेंट वैल्यूज की बात करेंगे तो दैट विल नॉट वर्क। फॉर एग्जांपल इसकी इस वैल्यू के अगेंस्ट इसकी ये वैल्यू आ रही है, तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करते। फर्ज करें अगर कोई बंदा जो है वो इधर से ये वैल्यू पकड़ता है, इधर से ये वैल्यू पकड़ता है, वो कहता है जी ये है मेरे पास I1 फर्ज करो, ये है V1, तो इसको मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ इसके अंदर, तो ये रॉन्ग है, वो नहीं कर सकता। अगर हमने इसकी लेनी है पीक वैल्यू, वो यहाँ पे होगी, इसकी भी लेंगे पीक वैल्यू, वो यहाँ पे होगी। तो ये जो रेशो है ये पीक वैल्यूज का हो सकता है, ये आरएमएस वैल्यूज का नहीं हो सकता। तो दुआया बेटा समझ आ गई आपको ये बात? आमना हसन आपको आ गई समझ ये बात? जी सर मैंने एक पिछले वाली स्लाइड में से क्वेश्चन पूछना है। जी बेटा मैं ये निकाल लेता हूँ, बताएं बेटा। इसमें जो सर्कल के ऊपर आपने मतलब बनाया हम्म हुआ है, हम्म उस पे साइन और नेगेटिव कॉस की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, लाइक साइन ऊपर ले बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाइब्रेटिंग पॉइंट्स हैं, तो ये इसी तरह जब साइन इधर आ जाएगा तो नेगेटिव कॉज इधर आ जाएगा। फिर ठीक।
जब साइन इधर आ जाएगा, ये रिलेटिव पोजीशन है, नेगेटिव कॉज इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स की वाइब्रेशंस को शो कर रहा है बेटा, क्लियर? जी सर। अच्छा, अब हम चलते हैं जी इसके आगे, लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर, एंड देन वी आर ओवर विद ट्रांसफार्मर, और फिर हम आगे चलेंगे। लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेज हो सकते हैं? तो आप लिखेंगे अ ट्रांसफार्मर में हैव a transformer may have, number one, heat losses due to resistance of windings. A transformer has heat losses due to resistance of windings. Windings are made of copper. That's why these losses are also called heat losses. तो इसीलिए हम इन लॉसेस को हीट लॉसेस भी कहते हैं। और सॉरी, हीट लॉसेस तो वैसे हो गए ना, आल्सो कॉल्ड कॉपर लॉसेस। तो अबूबकर साहब, जब कॉपर लॉसेस कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जो वाइंडिंग्स हैं उसकी रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है उसको कहते हैं कॉपर लॉसेस। अबूबकर साहब, क्लियर ये बात? जी सर, शुक्र अल्लाह। तो कॉपर लॉसेस को कम करने का क्या मेथड होगा अबूबकर साहब? जो वाइंडिंग्स हैं उनकी रेजिस्टेंस को कम किया जाए, और उसके लिए क्या करेंगे? या तो उनका मटेरियल बेहतर कर दें, अच्छा कंडक्टर यूज करें, या उनका एरिया बड़ा कर दें, या उनकी लेंथ ज्यादा कर दें। ऐसे ही है ना? तो हम कहेंगे कि टू रिड्यूस हीट लॉसेस, टू रिड्यूस heat losses, copper windings should have low resistance. जितना रेजिस्टेंस कम होगी उतना ये हीट लॉसेस या कॉपर लॉसेस कम होंगे। नंबर 2, कोर लॉसेस। कोर के अंदर जो लॉसेस होते हैं उनकी हम बात करते हैं। कोर के अंदर जो लॉसेस होते हैं उसकी जो रीजन है वो ये है कि कोर भी तो आयरन है ना, और आयरन भी तो कंडक्टर है, तो उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, तो उससे भी लॉसेस जनरेट होंगे। उनको हम क्या कहेंगे? दे आर कोर लॉसेस। तो कोर लॉसेस दो तरह के होते हैं। इसमें पहली बात तो हम ये लिखेंगे कि द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जिस पे वाइंडिंग लपेटते हैं, जिस पे वाइंडिंग करते हैं, उसको हम कोर कहते हैं। द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, the core of a transformer is made of iron, which is a conductor. The core of a transformer is made of iron, which is a conductor, which is also a conductor कह लो। तो कॉपर की तो वाइंडिंग्स हैं ही कंडक्टर, तो जो आयरन है वो भी तो क्या है? विच इज ऑल्सो अ कंडक्टर, वो भी कंडक्टर है बेटा जी।
विच इज ऑल्सो अ कंडक्टर। तो अब बात यह है कि इंडक्शन जो है वो आयरन कोर में भी होगी ना। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन in iron core develops induced currents in the iron core which result in following two types of losses तो इससे जो हैं दो तरह के लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस कौन कौन से हैं? तो बात यह है कि आयरन कोर भी कंडक्टर है, उसके अंदर जो है उसके अंदर भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से दो तरह के लॉसेस होते हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस। अब ये कौन से हैं मैं बताता हूं। अगर आपको याद हो तो जब हम रबर बैंड का ग्राफ पढ़ते थे फोर्स एक्सटेंशन, तो रबर बैंड का जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ था उसमें एक लूप बनता था, उसको कहते थे हिस्टेरिसिस लूप। अब मिसाल याद है कि जब रबर का हमने फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बनाया था, ये फर्ज करो वाई एक्सिस पे फोर्स और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन, और ये ग्राफ हम बना रहे हैं किसके लिए? रबर बैंड के लिए। तो अब मिसाल अगर आपको याद हो तो ये इस तरह का ग्राफ था, ये यूं, फिर यही ग्राफ वापस ये इस तरह से था। ये किसका ग्राफ था? रबर बैंड का। अब मिसाल याद है या नहीं है? जी सर, अब याद आ गया सर। और ये ग्राफ था लोडिंग हो गया फिर अनलोडिंग हो गया। तो असल में लोडिंग और अनलोडिंग का जो वर्क था वो डिफरेंट था। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस। ये बिहेवियर रबर भी शो करता है और ये बिहेवियर आयरन भी शो करता है। आयरन ये बिहेवियर किस तरह शो करता है? पॉजिटिव करंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है या जो मैग्नेटिज्म जनरेट होती है, अब यूं समझ लें, पॉजिटिव करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म जनरेट होती है, जब नेगेटिव करंट आता है तो वो मैग्नेटिज्म उस नेगेटिव करंट की मैग्नेटिज्म को अपोज करती है, फिर थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म रह जाती है। जब फिर नेगेटिव साइकिल खत्म होता है और फिर दोबारा पॉजिटिव साइकिल आता है, तो जो नेगेटिव साइकिल की मैग्नेटिज्म है वो थोड़ी बहुत रह जाती है। और इसमें देखो रबर के अंदर क्या होता था, थोड़ी बहुत एक्सटेंशन रह जाती थी। आयरन के अंदर क्या होती है? पॉजिटिव करंट का जो इफेक्ट है या मैग्नेटिज्म है वो पूरी तरह खत्म नहीं होता, करंट खत्म हो जाता है लेकिन उसका मैग्नेटिक इफेक्ट रह जाता है। पॉजिटिव करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो नेगेटिव करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को अपोज करता है, जिसकी वजह से हमें जो है प्रॉपर जो हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म मिलना है वो नहीं मिलता, तो मैग्नेटिज्म वीक हो जाती है। तो उस वजह से लॉसेज होते हैं, उनको कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेज। तो अब सार हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या हुए कि जब करंट अपना डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज करता है आयरन कोर के अंदर, तो पॉजिटिव करंट का जो मैग्नेटिज्म होता है वो थोड़ा बहुत रह जाता है, जो कि नेगेटिव साइकिल के मैग्नेटिज्म को अपोज करता है। अब सार समझ आ गई बात? जी सर, शुक्र अल्लाह। तो इसको हम यूं कह सकते हैं ना कि रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ड्यू टू the positive cycle of current opposes the magnetism
opposes the magnetism caused by the negative cycle of the current. This behavior is called, and vice versa भी लिख दो ना, and vice versa. अब अनुसार आइडिया समझ आ गया जी सर, शुक्र कि अल्लाह। जो पॉजिटिव साइकिल होगा उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसका जो रेजिडुअल रह जाएगा वो नेगेटिव साइकिल के मैग्नेटिक इफेक्ट को अपोज करेगा। तो इसकी वजह से जो लॉसेस होंगे, लॉसेस ड्यू टू दिस इफेक्ट, losses due to this effect are called hysteresis, losses. तो इसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉसेस। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड टाइप के लॉसेस क्या होते हैं? हीटिंग ऑफ द कोर। तो अब अमर साहब, जब कोर में से करंट गुजरेगा वो थोड़ी बहुत हीट अप होगी या नहीं होगी? जी सर, होगी सर। हाँ, तो करंट इन द कोर, इंड्यूस्ड करंट इन द कोर आल्सो जनरेट्स। अब कोर का ज़ाहिर सी बात है वाइंडिंग से तो कोई कनेक्शन नहीं है, उसके अंदर जो भी हो रहा है इंडक्शन की वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हीटिंग जनरेट होगी। तो हम लिखेंगे कि द इंड्यूस्ड करंट्स इन द कोर, the induced currents in the core generate a heating effect as well. उसके बाद reducing the core losses. core losses को आप reduce कैसे करेंगे? reducing the core losses, तो कोर तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म को स्ट्रेंथन करें, लेकिन उसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं उनको भी तो मिनिमाइज किया जाएगा ना। तो बात यह है कि कोर जो है वो असल में तो आपको मैग्नेटिज्म को स्ट्रेंथन करके देती है, असल में तो आपको हेल्प आउट कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो इंडक्शन हो रही है उसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं। तो उन लॉसेस को खत्म करने का क्या मेथड होगा या कम करने का? तो हम कहेंगे कि द कोर इज नॉट मेड, the core is not made, the core is not made with a single piece of, तीन शीट से बनाने चाहिए ना सर? हाँ, थिन शीट से बनाते हैं, लेमिनेशन करते हैं ना, उसको लेमिनेटेड कोर कहते हैं। द कोर इज नॉट मेड विद अ सिंगल पीस ऑफ iron, but it is laminated using thin insulated sheets ऑफ आयरन। इसका फायदा क्या मिलेगा? असल में आपने कोर का जो पाथ है वो ब्रेक कर दिया है, ताकि कोर के अंदर इंडक्शन जो है उसका जो करंट है वो मिनिमम हो जाए। तो आप बेसिकली करंट को पाथ नहीं देना चाह रहे। अगर सिंगल बल्क ऑफ आयरन होगा तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी लो होगी और इंड्यूस्ड करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो शीट्स ऑफ आयरन, this will increase the resistance
This will increase the resistance of the iron core and it will, इससे आयरन कोर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी and it will so this will increase the resistance of the iron core and it will make the flow of induced currents and it will make the flow of induced currents. हाँ जी बेटा, easy या difficult? Induced currents इजी नहीं तो डिफिकल्ट। रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट का फ्लो डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा अबूबन सर? जी सर। आपने Sorry, पाथ sir. ब्रेक कर दिया ना, तो आपने इंड्यूस्ड करंट जो है उसका फ्लो जो है वो मिनिमाइज कर दिया। लो जी बच्चों, हो गया ट्रांसफार्मर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है जो हम शुरू कर रहे हैं, इट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। अबूबन सर अगर यहाँ तक कॉपी हो गया है तो फिर हम अगले पेज पे जा रहे हैं, यस और नो? यस सर। चलो बच्चों, यहाँ तक कॉपी हो गया। अब हम अगले पेज पे जा रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग द अगला चैप्टर, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स ऑब्वियसली। तो हमारा अगला टॉपिक है जी